हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आरएल एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज है, इनमें आपका स्वागत है। और हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा मानव संसाधन, और इसमें हमने कल पार्ट फर्स्ट में जो बातें पढ़ी थी उनको मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ। कल हमने पहला पॉइंट पढ़ा था संसाधन किसे कहते हैं, या संसाधन से आपका क्या अभिप्राय है। प्रकृति में पाए जाने वाले वे सभी पदार्थ जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं संसाधन कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट हमने देखा था मानव संसाधन। मानव को संसाधन क्यों माना जाता है, या मानव को संसाधनों का निर्माता क्यों कहा जाता है। देखो, प्रकृति में जो भी पदार्थ पाए जाते हैं उनको मूल्यवान और उपयोगी वस्तुओं में बदलने का काम कौन कर रहा है? मानव कर रहा है। इसलिए मानव को स्वयं को एक संसाधन माना जाता है। या आप क्या डेफिनेशन लिख सकते हो? मानव अपने ज्ञान, अपने कौशल, अपनी तकनीक और अपनी बौद्धिक और शारीरिक क्षमताओं का उपयोग करके प्राकृतिक जो पदार्थ हैं उनको मूल्यवान और उपयोगी संसाधनों में बदलने का काम करता है। इसलिए मानव को संसाधन माना जाता है। एक हमने देखा था जनगणना के बारे में। भारत में प्रथम बार दशकीय जो क्रमवार दशकीय जो जनगणना हुई थी वो 1881 ईस्वी में हुई थी। भारत में प्रथम बार क्रमवार दशकीय जनगणना वो कब हुई थी? 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय। और 1881 के बाद हमारे देश में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में जनगणना की जा रही है। अभी जो हम आंकड़े इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो 2011 की जनगणना के हैं, और आगामी जो जनगणना वो आपकी कब होगी? 2021 में। और नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था जनसंख्या। किसे कहते हैं जनसंख्या? किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में रहने वाले लोगों की कुल संख्या को जनसंख्या कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने स्टार्ट किया था जनसंख्या आकार, वितरण और घनत्व। और जनसंख्या के आकार और वितरण में हमने देखा था 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 121.02 करोड़। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है? 17.3%। और विश्व का कुल भौगोलिक पृष्ठ है, या विश्व का कुल भौगोलिक क्षेत्र है, उसका कितना प्रतिशत भाग भारत में है? 2.4%। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो आपका कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जो आपका राज्य है वो आपका है सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। चीन के बाद कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। और विश्व में जनसंख्या के आधार पर 5 बड़े जो देश हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 चीन, नंबर 2 भारत, 3 नंबर पे आपका है अमेरिका, 4 नंबर पे इंडोनेशिया, और 5 नंबर पे आपका कौन सा है? ब्राजील। एक पॉइंट हमने देखा था 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 5 बड़े राज्य कौन कौन से हैं, या भारत की आधी जनसंख्या लगभग 50% जनसंख्या भारत के 5 राज्यों में निवास करती है। और ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिमी बंगाल और आंध्र प्रदेश। ठीक है। एक हमने 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जो जनसंख्या है इसके आकार और वितरण के बारे में देखा था। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? 6,8,6,21,012। और जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला वो आपका कौन सा है? जयपुर। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है वो आपका है जैसलमेर। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है?
8वां स्थान है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है, या हम यूं कह सकते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य। नेक्स्ट पॉइंट हमने स्टार्ट किया था जनसंख्या वृद्धि। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था? जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि। देखो जनसंख्या वृद्धि में हमने क्या क्या बातें पढ़ी थी और क्या क्या आज हमें पढ़ना है। नंबर 1, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है? जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? जो हमने जनसंख्या की परिभाषा पढ़ी है उसी के आधार पर हम जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा बनाएंगे। किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में रहने वाले लोगों की कुल संख्या में होने वाली वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में रहने वाले कुल लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, क्या परिभाषा होगी? किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में प्रत्येक 100 व्यक्तियों की संख्या पर होने वाली जनसंख्या वृद्धि को हम क्या कहेंगे? जनसंख्या वृद्धि दर। या शॉर्ट परिभाषा क्या लिख सकते हो? प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर जनसंख्या में होने वाली वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। और जनसंख्या वृद्धि दर से जुड़े हुए ज्यादा तथ्य आपकी बुक में नहीं है। जनसंख्या वृद्धि दर के बारे में 3 और तथ्य आपकी बुक में दिए गए हैं। एक तो ध्यान रखना है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? दशकीय मतलब 10 वर्षों की समयावधि को हम दशक बोलते हैं, 100 वर्षों की समयावधि को हम शताब्दी बोलते हैं। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर का मतलब क्या है? 2001 से लेकर 2011 के बीच भारत की कुल जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है। तो आपको यह आंकड़ा याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर ये आपके लिए 17.34%। कितनी है? 17.34%। राजस्थान के बारे में भी 2 पॉइंट ध्यान रखने आपको। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो आपका जिला है वो कौन सा है? बाड़मेर। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो जिला है वो आपका है गंगानगर। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? गंगानगर। राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? बुक में नहीं दे रखा तो हम नहीं पढ़ेंगे। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो राज्य है वो कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा? तो ये फैक्ट बुक में नहीं दिए गए हैं, तो हमें ज्यादा जो फैक्ट्स नहीं दिए गए हैं बुक के अंदर उन पे फोकस नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा आएगा जनसंख्या वृद्धि के कारण। नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा आपका? जनसंख्या वृद्धि के कारण। जनसंख्या वृद्धि के कारण। देखो जनसंख्या वृद्धि के लिए बहुत सारे कारक हैं वो जिम्मेदार होते हैं, बहुत सारे कारण हैं वो जिम्मेदार होते हैं, लेकिन हमारी बुक में केवल जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी जो कारण है उनमें 3 कारण दे रखे हैं। एक तो आपका है जन्म दर, मृत्यु, दूसरा आपका है मृत्यु दर और तीसरा आपका है प्रवास। तीनों की परिभाषा हमें ध्यान में रखनी है। जन्म दर किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को हम क्या बोल देंगे? जन्म दर। मृत्यु दर किसे कहेंगे? एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर
मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। जन्म दर की परिभाषा ध्यान में रखनी है आपको। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। एक वर्ष में प्रत्येक 1000 व्यक्तियों पर जितने लोगों की मृत्यु होती है उसे हम क्या बोल देंगे? मृत्यु दर। भारत में जन्म दर बहुत अधिक है, जो जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी एक प्रमुख कारण है। भारत में क्या हुआ है? शिक्षा का प्रसार होने के कारण, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होने के कारण, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता होने के कारण मृत्यु दर में लगातार क्या है? गिरावट आ रही है। और मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में अधिकता के कारण भारत की जनसंख्या है वो बढ़ रही है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, देखो, प्रवास। प्रवास किसे कहते हैं? ध्यान रखना, लोगों का या व्यक्तियों का या जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना प्रवास कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपका रामपुरा गांव है और रामपुरा गांव में 50 परिवार रहते हैं और इन 50 परिवारों में से 5 परिवार हैं वो रामपुरा गांव को छोड़कर कहाँ जाकर बस गए? अलसीसर बस गए। कहाँ जाकर बस गए? अलसीसर जाकर बस गए। तो इसे हम क्या बोलेंगे? प्रवास। जनसंख्या का या लोगों का या व्यक्तियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना प्रवास कहलाता है। और देखो, प्रवास मृत्यु दर और जन्म दर तीनों ही किसी देश की जनसंख्या को प्रभावित कर सकते हैं। प्रवास ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है आंतरिक प्रवास और एक आपका होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। आंतरिक प्रवास और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। ठीक है। आंतरिक प्रवास क्या होगा? देश की भौगोलिक जो सीमा है उसके अंदर अगर लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रस्थान कर रहे हैं, गमन कर रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं, प्रवासित हो रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? आंतरिक प्रवास। और आंतरिक प्रवास से किसी भी देश की कुल जनसंख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए भारत में आंतरिक प्रवास जो है इसके 2 प्रमुख उदाहरण देखने को मिलते हैं। एक तो लोग क्या है? ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में क्या हो रहे हैं? प्रवासित हो रहे हैं। मान लीजिए एक गांव में किसी लड़की का विवाह दूसरे गांव के किसी लड़के के साथ हो जाता है, तो उस लड़की का क्या है? मूल स्थान है या निवास स्थान है वो क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो भारत में जो आंतरिक प्रवास है वो एक तो क्या हो रहा है? गांव से गांव में, एक हो रहा है ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में या नगरों की तरफ या कस्बों की तरफ भी प्रवास हो रहा है। ये प्रवास क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के पास रोजगार के अवसर कम है, तो लोग रोजगार की तलाश में कहाँ जा रहे हैं? शहरों में जा रहे हैं। या ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा और आधारभूत सुविधाओं का अभाव है, इन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए भी लोग कहाँ जा रहे हैं? शहरों में जा रहे हैं। तो आंतरिक प्रवास है वह किसी भी देश की जो कुल जनसंख्या है या जनसंख्या का जो आकार है उसको प्रभावित नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये प्रवास क्या है? देश की सीमा के अंदर हो रहा है। आज मान लीजिए राजस्थान से कोई व्यक्ति गुजरात जा रहा है, गुजरात से कोई व्यक्ति पंजाब जा रहा है, तो देश की कुल जनसंख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उस राज्य की जनसंख्या है उसमें कमी या वृद्धि हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है ये किसी भी देश की जनसंख्या को प्रभावित कर सकता है। यदि दूसरे देशों से भारत में लोग आएंगे तो भारत की कुल जनसंख्या है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और अगर भारत से लोग क्या है? अमेरिका, जापान, इटली, फ्रांस, चाइना यहां जाकर बस जाएंगे तो भारत की कुल जनसंख्या वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये आपका टॉपिक हो गया जनसंख्या वृद्धि। क्या क्या बातें याद रखोगे? नंबर 1, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है और राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है?
एक ध्यान रखेंगे, जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जन्म दर की परिभाषा याद रखनी है, मृत्यु दर की परिभाषा याद रखनी है और प्रवास की परिभाषा याद रखते हुए हमें ध्यान रखना है प्रवास के प्रकार कौन कौन से हैं? आंतरिक प्रवास और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। भारत में प्रमुख रूप से कौन सा प्रवास देखने को मिलता है? आंतरिक प्रवास। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत में आंतरिक प्रवास के कोई 2 उदाहरण लिखिए, तो आप क्या लिख सकते हो? शादी के कारण एक गांव से दूसरे गांव को लड़कियां जो है वो प्रवास करती हैं। दूसरा क्या लिख दोगे? शिक्षा के कारण या चिकित्सा सुविधाओं के कारण या नगरीय जो सुविधाएं हैं उसके कारण ग्रामीण क्षेत्र से जनसंख्या का या लोगों का शहरों के लिए प्रवास। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे जनसंख्या घनत्व। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व में सबसे पहले हम देखेंगे जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, जनसंख्या घनत्व की परिभाषा। तो ध्यान रखना, प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुल संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुल संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और जनसंख्या घनत्व से जुड़े हुए जो आंकड़े हैं वो एक तो हम किसके संदर्भ में देखेंगे? भारत के संदर्भ में, और एक हम देखेंगे राजस्थान के संदर्भ में। और हमें तीन बातें याद रखनी है। एक तो हम याद रखेंगे 2011 की जो जनगणना है इसके अनुसार, जो भी आंकड़े हम पढ़ रहे हैं किसके बेस पे पढ़ रहे हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार। हमें देखना 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना? देखो घनत्व लिखते समय ये आकृति आ रही है, नहीं आ रही है? इस आकृति को क्या कर दो? सीधा कर दो। अब इस आकृति को पूरा कर दो, तो क्या आ गया आपके पास? 3 आ गया और 8 आ गया। 8 को बनाते समय हमने 2 बार प्रयास किया, नहीं किया? एक बार तो आकृति हमने ऐसे बनाई थी, फिर दोबारा ऐसे बना दी, तो क्या लिख दो? 2 लिख दो। तो 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? याद रखना 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो आपका कौन सा है? बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो आपका कौन सा है? बिहार। और बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो आपका है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब आ जाओ राजस्थान के बारे में। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ध्यान रखना किसके अनुसार देख रहे हैं? 2011 के अनुसार। तो 1 को हटा दो आप, कितना आ जाएगा? 201। कितना है? 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका है जयपुर। और जयपुर का जनसंख्या घनत्व है 598 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जयपुर का जनसंख्या घनत्व कितना है? 598 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो देखो राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला भी कौन सा है? राजस्थान। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला भी कौन सा है? जयपुर। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी आपका कौन सा है? जयपुर।
और 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है वो आपका है जैसलमेर, और जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व है 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो देखो जनसंख्या घनत्व के बारे में अभी तक कितनी बातें हो गई। नंबर 1 जनसंख्या घनत्व की परिभाषा, नंबर 2 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, और राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य और राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला। जनसंख्या घनत्व के बारे में 2 बातें हम और देखेंगे, और वो 2 बातें क्या हैं। एक तो हमें ध्यान रखना है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्या कारण है कि असम एवं प्रायद्वीपीय राज्यों में मध्यम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। देखो जनसंख्या घनत्व के आधार पर हम भारत के राज्यों को 3 भागों में बांट सकते हैं, अधिक घनत्व वाले राज्य, मध्यम घनत्व वाले राज्य और निम्न घनत्व वाले राज्य। लेकिन हमें यहां पर 2 बातें याद रखनी है। एक तो असम और प्रायद्वीपीय जो राज्य हैं भारत के, वहां पर मध्यम जनसंख्या घनत्व क्यों पाया जाता है, सॉरी कम जनसंख्या घनत्व क्यों पाया जाता है। मध्यम भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। कम जनसंख्या घनत्व क्यों पाया जाता है, तो देखो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कुछ घटक होते हैं, कुछ कारक होते हैं, कुछ तत्व होते हैं। जैसे जलवायु है, भूमि का स्वरूप है, धरातल का स्वरूप है, जल की उपलब्धता है, कृषि है, खनिज संसाधनों की उपलब्धता, परिवहन के साधनों की उपलब्धता, बहुत सारे क्या है फैक्टर्स हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। लेकिन यहां पर आपको 3 बातें याद रखनी है। कितनी बातें याद रखोगे? 3। एक तो देखो ये जो क्षेत्र है, ये जो भूभाग है, इसकी प्रकृति कैसी है। ये क्षेत्र कैसा है? पहाड़ी, उबड़ खाबड़ और पथरीला भूभाग। ये क्षेत्र कैसा है? पहाड़ी क्षेत्र है, उबड़ खाबड़ है और पथरीला क्षेत्र है। इसलिए यहाँ पर कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र क्या है, कृषि कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है। परिवहन के संसाधनों का भी विकास यहाँ पर होना संभव नहीं है। दूसरा ध्यान रखना है मध्यम से कम वर्षा, मध्यम से कम वर्षा। यहाँ पे वर्षा भी क्या होती है, कम होती है, इसलिए जनसंख्या का वितरण क्या है, कम पाया जाता है। तीसरा देखो यहाँ की जो मिट्टी है वो भी कैसी है, छिछली मिट्टी है, छिछली व कम उपजाऊ मिट्टी, छिछली व कम उपजाऊ मिट्टी, जिसके कारण यहाँ पर जनसंख्या घनत्व है वो क्या है, कम पाया जाता है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि क्या कारण है कि असम एवं प्रायद्वीपीय राज्यों में कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। कोई 2 कारण लिखिए तो आप आसानी से लिख दोगे। पहाड़ी भूभाग, उबड़ खाबड़ भूभाग, पथरीला भूभाग, मध्यम से कम वर्षा, छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्या कारण है कि उत्तरी मैदानी भाग, उत्तर में जो मैदानी भाग है एवं दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व अधिक है। कोई 2 कारण लिखिए। उत्तर का जो मैदानी भाग और दक्षिण में जो केरल का भूभाग है वहां पर जनसंख्या घनत्व क्या अधिक पाया जाता है, क्यों? कोई 2 कारण लिखिए। तो एक तो देखो ये अपने नाम से बता रहा है, यहाँ की जो भूमि है इसका स्वरूप कैसा है, समतल मैदानी भूभाग। और समतल मैदानी जो भूभाग है ये मानव अधिवास के लिए क्या होते हैं, उपयुक्त होते हैं, यानी मानव की बस्ती बनाने के लिए, घर बनाने के लिए क्या होते हैं, उपयुक्त होते हैं। दूसरी बात देखो,
यहाँ पर पर्याप्त वर्षा होती है, पर्याप्त वर्षा। और यहाँ की मिट्टी भी क्या है, उपजाऊ है। उपजाऊ मिट्टी, आपको पता है कि नदियों के द्वारा बहाकर लाएगी जो उपजाऊ मिट्टी, उससे आपका उत्तर का मैदान बना हुआ है। हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, इनके द्वारा जो जलोढ़ मृदा है वो बहाकर लाई गई है। उस जलोढ़ मृदा के कारण ये मैदान बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर मिट्टी क्या उपजाऊ है और ये मिट्टी एक कृषि कार्यों के लिए उपयुक्त है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या घनत्व है वो अधिक पाया जाता है। तो देखो जनसंख्या घनत्व के बारे में आपके पॉइंट क्लियर हो गए। नंबर 1, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, और राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, और राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला। 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखने की, क्या कारण है कि असम एवं प्रायद्वीपीय जो भूभाग है या राज्य है वहां पर कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, और उत्तर का जो मैदानी भूभाग है और दक्षिण में केरल का जो राज्य है या क्षेत्र है वहां पर अधिक जनसंख्या घनत्व है, क्यों पाया जाता है। और नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे साक्षरता। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? साक्षरता। स जोड़ अक्षर जोड़ता, और स का मतलब क्या होता है? साहित्य। स का मतलब क्या होता है? साहित्य। जैसे सरस रस साहित्य, सफल फल साहित्य, सबल बल सहित। साक्षर का मतलब क्या है? जो अक्षर का ज्ञान रखता हो, जो या जिसके साथ अक्षर हो। तो आपको पहला पॉइंट ध्यान रखना है, साक्षर व्यक्ति 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर जो व्यक्ति, उसकी क्या परिभाषा दी गई है? 2011 की जनगणना के अनुसार वह व्यक्ति जिसकी आयु क्या है? कम से कम 7 वर्ष है या 7 वर्ष से क्या है? अधिक है। वह व्यक्ति जिसकी आयु कम से कम 7 वर्ष है या 7 वर्ष से अधिक है, वो किसी भी एक भाषा को क्या है? समझ सकता है, समझकर उसको पढ़ सकता है और उसे लिख सकता है। उस व्यक्ति को क्या माना गया है? साक्षर। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर किसे माना गया है? वह व्यक्ति जो किसी भी एक भाषा को समझ सकता है, समझकर पढ़ सकता है और लिख सकता है, क्या कहलाएगा? आपका साक्षर। साक्षरता से जुड़े हुए जो भी हमारे पॉइंट्स हैं उनमें हम एक तो भारत के बारे में देखेंगे और भारत के साथ साथ हम राजस्थान के बारे में कुछ पॉइंट देखेंगे। देखो 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार एक तो हमें भारत के बारे में कुछ तथ्य देखने हैं, एक राजस्थान के बारे में कुछ तथ्य देखने हैं। 2011 की जो हमारी जनगणना है इसके अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04। और कैसे याद रखोगे? पैसे, पढ़ाई, पैसे, प्रतिशत, पैसे, 75। ठीक है, पैसे पढ़ाई, पैसे प्रतिशत और पैसे 75। और भारत में क्या है? 75% लोग भी पढ़े लिखे नहीं हैं। 75 से भी क्या है? 1% कम लोग, 75 से भी 1% कम लोग क्या है? पढ़े लिखे। यानी कितने हैं? 74 अब लास्ट डिजिट को 0 लगा के लिख दो, 74.04%। ठीक है। 2011 की जो जनगणना है इसके अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला जो राज्य है वो आपका है केरल। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। और केरल की साक्षरता दर है 93.92%। केरल की साक्षरता दर कितनी है? 93.92%। और न्यूनतम साक्षरता वाला जो राज्य है वो आपका है बिहार। न्यूनतम साक्षरता किस राज्य की है? बिहार की। और बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो ध्यान रखना, इस डिजिट को उल्टा कर दो, 9 को उल्टा लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 63.9 में 1 कम कर दो, 82%। और केरल वाला कैसे याद रखोगे? केरल में कितने शब्द हैं? 3 को क्या करो? 3 से मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, 93.92%। और बिहार की साक्षरता दर है 63.82%। राजस्थान के बारे में देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? भारत की जो साक्षरता दर है उसमें से आप 7 घटा दो,
74 में कितने घटा दो 7, कितना आ जाएगा 67 पॉइंट। अब वही काम कर दो, जीरो लगाई क्या लिख दो 7। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है 67.07%। और राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जो आपका जिला है वो है कोटा। कैसे याद रखोगे, राजस्थान में क्या है एक जिला कोटा, वहां के बच्चे हैं वो क्या रेगुलर स्कूल जाते हैं, कोन्नी चराव टाट, यानी वो पशुपालन पे ध्यान नहीं देते हैं, खेतों में नहीं जाते हैं, केवल अपनी पढ़ाई का ध्यान रखते हैं। और वैसे भी आपको पता है सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है कोटा। और न्यूनतम साक्षरता वाला जो राजस्थान का जिला है वो आपका है जालोर। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है जालोर। देखो जालोर में जब बच्चा सुबह उठकर स्कूल जाने का प्रयास करता है तो उसके माता पिता उसको दोबारा क्या लोरी देकर सुला देते हैं और बच्चा स्कूल तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण जालोर की साक्षरता दर है वो राजस्थान के अन्य जिलों की तुलना में बहुत ही कम है। ठीक है, याद रखना चाहो तो कोटा की साक्षरता दर है 77.48% और जालोर की है 55.58%। 55.58%। ठीक है, एक आप ध्यान रखना 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष साक्षरता कितनी है और महिला साक्षरता कितनी है। तो ध्यान रखना पुरुष साक्षरता है वो लगभग 80% है और महिला साक्षरता है वो लगभग 52% है। ठीक है, पुरुष साक्षरता लगभग 80% है और महिला साक्षरता लगभग 52% है। नेक्स्ट हमें देखना है राजस्थान सरकार के द्वारा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, राजस्थान सरकार के द्वारा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। राजस्थान सरकार बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चला रही है। पहला आपको पता है सबको, गार्गी पुरस्कार योजना। 10वीं क्लास और 12वीं क्लास में जो बालिकाएं 75% या 75% से अधिक अंक लेकर आती हैं उनको सरकार के द्वारा गार्गी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और सरकार ने क्या योजना चला रखी है, देव नारायण स्कूटी वितरण योजना, देव नारायण स्कूटी वितरण योजना। और क्या योजना चला रखी है सरकार ने, निशुल्क साइकिल वितरण योजना। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए सरकार के द्वारा बालिकाओं को निशुल्क साइकिल वितरित की जा रही है। एक योजना याद रखना, आपकी बेटी योजना, आपकी बेटी योजना। ये क्वेश्चन एक बार बोर्ड एग्जाम में आया भी है। राजस्थान सरकार के द्वारा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही किन्हीं 4 योजनाओं का उल्लेख कीजिए। तो क्या योजनाएं हो गई, गार्गी पुरस्कार योजना, देव नारायण स्कूटी वितरण योजना, निशुल्क साइकिल वितरण योजना, आपकी बेटी योजना। इसके अलावा भी सरकार ने क्या है, बालिकाओं के लिए कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय हैं वो खोले गए हैं, जहां पर बालिकाओं को रखकर अच्छी शिक्षा या गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। ट्रांसपोर्टेशन की फ्री फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए फ्री में उनको क्या है, ट्रांसपोर्ट वाउचर वितरित किए जा रहे हैं। ठीक है, लगभग हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल का जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम जो पॉइंट्स देखेंगे उनमें एक तो है जनसंख्या समस्या, एक हम देखेंगे लिंगानुपात के बारे में, एक शहरीकरण के बारे में, और एक पॉइंट हमारा रहेगा भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और जनसंख्या नीति 2000 के प्रमुख तत्व, लक्ष्य या उद्देश्य। ओके, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।